हर हर महादेव। गौरीकुंड टू केदारनाथ पैदल यात्रा। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं वो भी पैदल, तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूं जो पैदल यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को जरूर होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, चार धाम यात्रा 10 मई से स्टार्ट हो रही है और हमारे केदारनाथ धाम के कपाट भी 10 मई को ओपन हो रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो भी पैदल, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर तो सबको मिलता नहीं है। हालांकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इस यात्रा में पैदल जाने में ही मज़ा आता है। जब आप पैदल जाएंगे और आपको थकावट होगी, जब सामने आपको भोलेनाथ का मंदिर दिखाई देगा तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो केदारनाथ धाम की यात्रा करने का असली मज़ा पैदल ही है। मैं खुद हर साल पैदल जाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे करें। उनके मन में कुछ सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आखिर केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी है। तो अब रूम की बुकिंग तो देखिए हो चुकी है, हालांकि सितंबर अक्टूबर की अभी बुकिंग खाली है। अगर आप करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन रूम बुकिंग से पहले आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यात्रा का रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में चेक होता है। सोनप्रयाग में पुलिस चौकी बना रखी है, वहीं बैरियर लगे हुए, वहीं पर सबकी चेकिंग होती है। अगर आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, या तो वो हैंड टू हैंड करेंगे, या अगर उनके पास स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो आपको वापस भेज देंगे। तो आप ऐसी नौबत ना आने दीजिए कि आपको यात्रा के दौरान प्रॉब्लम हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे जो सोचते हैं कि भैया हम तो वहीं कर लेंगे, इसी चक्कर में वो रह जाते हैं। फिर उनको आगे जाके दिक्कत होती है, फिर वो सरकार को गालियाँ देते हैं कि भैया यहाँ की सरकार तो भक्तों को रोक रही है, बल्कि उन्होंने ऑनलाइन सुविधा दे रखी। तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपना ऑनलाइन यात्रा का रजिस्ट्रेशन करके आइए। चलिए, हमारा यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब काफ़ी लोग हैं जो बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं। तो देखिए, हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग जाना होगा। सबसे पहला सवाल तो मुझसे यही पूछा जाता है कि हमारी गाड़ी कहाँ तक जाएगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी बसें हैं, जितनी भी बाइक्स है, सब सीतापुर तक जाती है। सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में पार्किंग बना रखी है, सभी ट्रैफिक को वहीं रोक दिया जाता है। फिर आपको सीतापुर से सोनप्रयाग पैदल जाना होता है। सीतापुर से सोनप्रयाग पैदल जाने में आपको लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसके बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। तो दूसरा सवाल मुझसे यह पूछा जाता है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड कैसे जाया जाए। तो देखिए, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी वहाँ मिलती है, जो कि 50 रुपये का चार्ज लेती है। आपको उसी टैक्सी में जाना होगा, आप अपनी खुद की टैक्सी नहीं ले जा सकते। हालांकि अगर आपकी किसी पुलिस वाले से अच्छी जान पहचान है तो फिर पुलिस वाले आपको जाने देंगे, बट नॉर्मल इंसान के लिए, हम जैसे बंदों के लिए, सबको सीतापुर रोक दिया जाता है और वहीं से जाना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस से जाते हैं। उनके मन में भी एक सवाल है कि क्या बस जगह जगह रुकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बस जगह जगह नहीं रुकती है। बस केवल आपको मॉर्निंग में नाश्ते पानी के लिए आधा पौन घंटा रोकती है, वहीं आपको नाश्ता पानी कराया जाएगा। और अगर बस वाले का मूड हुआ तो शाम को, दोपहर को भी वो आपको आधा पौन घंटे के लिए बीच में गुप्तकाशी से पहले रोक देगी, और वहीं आप अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं। अब जो अगला सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्लोक रूम की सुविधा कहाँ का अवेलेबल है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप भले ही हेलीपैड से जाएं, आप भले ही पैदल जाएं, अगर आपको फाटा रुकना है, अगर आपको सीतापुर रुकना है, अगर आपको सोनप्रयाग रुकना है, अगर आपको गौरीकुंड रुकना है, तो सब जगह आपके क्लोक रूम बने हुए, आप वहाँ अपना सामान रख सकते हैं और फिर अपनी यात्रा पे पैदल निकल सकते हैं। अगला सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि हमको नाइट होल्ड कहाँ करना है अगर हमको पैदल यात्रा करनी है।
तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको गौरीकुंड रुकना चाहिए, क्योंकि गौरीकुंड से ही पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। सपोज करिए आप सोनप्रयाग रुक गए और फिर आप अगले दिन सोनप्रयाग से 5 बजे निकलेंगे तो फिर आप अपनी यात्रा बहुत लेट शुरू करेंगे, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने में लगभग आपका 1.5-2 घंटा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगती है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो लाइन इतनी लंबी होती है कि कम से कम 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप पहले ही दिन, यानी जब आप हरिद्वार से निकलें, हरिद्वार से आपको 5 बजे निकल जाना है। 5 बजे निकलेंगे तब जाके आप 3-4 बजे के आसपास सोनप्रयाग पहुंचेंगे और उसी टाइम आप गौरीकुंड के लिए निकल जाइए। गौरीकुंड ही आपको नाइट होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल मुझसे पूछा जाता है, क्या गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड है या नहीं है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड है। आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस दिन आप हरिद्वार से गौरीकुंड चाहे उस दिन स्नान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगले दिन भी स्नान करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको पैदल यात्रा से जुड़े कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए जो आपका बैग हो वो हल्के से हल्का बैग हो। बहुत से लोग होते हैं जो अपने बैग को भर लेते हैं। आप जितना बैग भरेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जितने भी देखिए आपके बड़े बड़े बैग हैं वो आप नीचे सोनप्रयाग में क्लोक रूम बने हुए हैं वहाँ रख सकते हैं। जो क्लोक रूम वाले होते हैं, कोई 50 रुपये लेता है, कोई 100 रुपये लेता है। तो आप अपना बैग क्लोक रूम में रखिए और आपका जो पिट्ठू बैग है जो आप अपने पीछे टांगेंगे वो हल्के से हल्का रखिए। उसमें बस गर्म कपड़े रखिए और मंदिर के कपड़े रखिए। साथ ही जो आपके मोबाइल के आइटम है उसके लिए आप एक्स्ट्रा आगे टांगने वाला बैग ले सकते हैं। चढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको प्यास लगने वाली है। साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ें भी आपको अपने पास रख लेनी है। स्नैक्स वगैरह हो गए या जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने साथ रख सकते हैं। मुझसे एक सवाल भी ये पूछा जाता है कि भाई पैदल यात्रा कितनी है? तो देखिए जो वहाँ बोर्ड लगे हैं वो तो आपको लगभग 16 या 17 किलोमीटर ही ट्रैक बताते हैं, लेकिन जो गौरीकुंड से मंदिर तक की यात्रा है तो लगभग 21 किलोमीटर के आसपास है। मैंने अपनी स्मार्ट वॉच से पूरा नाप रखा है। 20 से 21 किलोमीटर की यात्रा है पूरी मंदिर तक। एक सवाल मुझसे और पूछा जाता है कि मंदिर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो देखिए अगर आपको पैदल चलने की आदत है, आप जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो आप इस सफ़र को यानी गौरीकुंड से केदारनाथ के सफ़र को मात्र 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, आप पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं, कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते हैं, तो फिर आप गौरीकुंड से केदारनाथ जाने में आपको कम से कम 10 या 11 घंटे आराम से लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा। अभी देखिए यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बहुत टाइम है यात्रा शुरू होने में। अगर आप जून में जा रहे हैं या फिर आप अक्टूबर में जा रहे हैं तो आप अभी से ही रोज़ पैदल चलने की आदत डाल लीजिए। कम से कम आप 4 या 5 किलोमीटर पैदल चलिए, अप डाउन करिए, आपका शरीर खुल जाएगा और फिर आपको पैदल यात्रा करने में बहुत कम परेशानी होने वाली है। अगला सवाल मुझसे ये भी पूछा जाता है कि केदारनाथ धाम में किस मोबाइल के सिग्नल काम करते हैं? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तो गिनी चुनी कंपनियाँ ही बची है। तो जियो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब जियो लॉन्च हुआ था तो अंबानी ने सबसे पहला टावर केदारनाथ धाम में ही लगाया था। तो जियो के जो सिग्नल है आपको पैदल रास्ते भी मिलने वाले हैं और केदारनाथ धाम में भी मिलने वाले हैं। हालांकि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी वहाँ नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो आपका कॉलिंग है वो फर्स्ट क्लास होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको जगह जगह सिग्नल बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कोई कोई जगह ऐसी है जहां आपके थोड़े सिग्नल वीक हो जाते हैं। कुछ और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप पैदल यात्रा पर जा रहे हैं तो आप गौरीकुंड से मॉर्निंग में 3 बजे ही निकल जाइए। आप जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मौसम भी ठंडा होता है, सूरज भी नहीं निकलता है, तो आपका आधा रास्ता कवर हो जाएगा जब तक सूरज निकलेगा। और देखिए आप खाते पीते जाइए, और मान लिया आप थक गए तो आप बिल्कुल बैठिए मत, आप आराम करिए, लेकिन खड़े होकर आराम करिए। अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर जो आपके पैर हैं आपका जवाब दे जाएंगे और फिर आपको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चलते हैं 5 मिनट, बैठते हैं 15 मिनट और फिर वो बैठे ही रह जाते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए, आप आराम करिए, आप पैदल यात्रा करिए, लेकिन खड़े होके आप आराम करिए, बैठ के आराम ना करिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं भी देखिए जब अपनी यात्रा पे जाता हूँ, मैं भी रुक रुक के ही जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत कम बैठता हूँ, बहुत कम। और मेरी कोशिश यह रहती है कि जो मेरा बैग है बहुत हल्का रहे, क्योंकि भारी बैग लेके चलना हमारी आधी शक्ति को ख़त्म कर देता है, यानी आपकी आधी पावर तो आपका जो बैग है वही ख़त्म कर देता है। तो आपका बैग जितना हल्का होगा उतनी कम प्रॉब्लम आपको यात्रा के दौरान होने वाली है। आपने देखा होगा ये जो घोड़े वाले होते हैं या फिर जो पहाड़ी लोग होते हैं, वो हमसे फास्ट क्यों चलते हैं? एक तो देखिए उनको आदत होती है, और सबसे बड़ी बात उनके पास कोई बैग नहीं होता है। अगर आप बिना बैग के यात्रा करेंगे तो आप उस व्यक्ति से पहले पहुंचेंगे जो बैग लेके चल रहा होगा। ये बहुत फैक्ट बात है कि आप अपने आप को जितना हल्का रखेंगे उतनी कम प्रॉब्लम आपको यात्रा के दौरान होने वाली है। तो यहाँ मैंने आपको लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना है। बाकी रूम की बुकिंग का तो देखिए जितनी भी गवर्नमेंट की बुकिंग है वो फुल हो चुकी है। आप चाहे तो ऑन द स्पॉट भी आके कर सकते हैं। हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग आना है, सोनप्रयाग से फिर आपको गौरीकुंड जाना है, गौरीकुंड से फिर केदारनाथ धाम जाना है, और केदारनाथ धाम जाके आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं या फिर आप उसी दिन वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उसी दिन वापस आ पाएंगे। आपको एक नाइट होल्ड केदारनाथ धाम में करना होगा, फिर आप अगले दिन वापसी आ सकते हैं। जाने में आपको दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, शरीर आपका थक जाता है, लेकिन जब आप सामने मंदिर को देखते हैं तो आपकी सारी थकावट उतर जाती है, और उतरने में देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात आती है कि आखिर उतरने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए 5 घंटे उतरने में लगते हैं अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते से आएंगे। अगर आप शॉर्टकट मारते हैं तब तो आप जल्दी आ सकते हैं। केदारनाथ धाम में आपको जगह जगह शॉर्टकट भी मिलते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन मैंने अब तक अपनी लाइफ में केदारनाथ यात्रा के दौरान कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा, क्योंकि मैं अकेला यात्रा करता हूँ। और शॉर्टकट एक ऐसी चीज़ है कि अगर मान लिया आपका पैर फिसला तो फिर आप सीधा खाई में गिर सकते हैं, और फिर कोई आपको बचाने वाला या उठाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है बहुत भयंकर सिचुएशन है। लोग आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं भले ही थोड़ा मुझे टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मैं अपना सीधे रास्ते से ही जाता हूँ। कम से कम जो सीधा रास्ता है वो मुझे सेफ रखेगा। हालांकि मैं थोड़ा लेट पहुँचूँगा, लेकिन मुझे इतना लेट मंजूर है। मैं कोई शॉर्टकट नहीं मारता हूँ। कुछ लोग शॉर्टकट मार के नए नए रास्ते बना लेते हैं, और फिर लोग उसी के माध्यम से अपना आते भी है और जाते भी है। हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, हर टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से दूंगा, ताकि आप अपनी यात्रा सही तरीके से कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हालांकि मेरे वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। बस मेरे माध्यम से आप लोग सही तरीके से अपनी यात्रा कर पाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।